वेलकम टू ईशो उर्दू नॉवल। सलाम अर्ज़ है तमाम लिसनर्स को। नावल रंग दिया तेरे इश्क ने एपिसोड 1 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 1 की तरफ चलते हैं। आयदा आयदा तुम्हें पता है, अभी अभी लाला ने मुझे फ़ोन किया था। वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो गया है और वो हमें लेने आ रहे हैं। हम उनके साथ कराची जाएंगे। मासूमा आहल से फ़ोन पर बात करने के बाद भागती हुई आयदा के पास आई और खुशी खुशी उसे बताने लगी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मासूमा की बात सुनकर आयदा ने हाथ में पकड़ा फ़ोन साइड पर फेंका और छलांग मारकर बेड से उतरी। वाकई में तुम सच कह रही हो मासूमा? आयदा ने मासूमा का हाथ पकड़कर पूछा तो वो अपना सर हिलाने लगी। बड़ों ने कराची जाने पर कोई शर्त नहीं रखी। आयदा ने हैरत से पूछा तो मासूमा कुछ सोचने लगी। वो लाला और भी कुछ बोल रहे थे पर मैंने खुशी के मारे पूरी बात ही नहीं सुनी और कॉल काट कर तुम्हारे पास आ गई। मासूमा अपनी छोटी सी आंखों में मासूमियत समोकर बोली। अल्लाह अल्लाह मासूमा, तुम लाला की पूरी बात तो सुन लेती एक बार। बिल्कुल पागल हो तुम। आयदा झुंझलाकर बोली और उसका हाथ छोड़कर बेड पर बैठ गई। इतना तो वो जानती थी कि बड़े उन्हें बगैर किसी शर्त के तो कराची जाने नहीं देंगे, खासकर माजी की वजह से, क्योंकि माजी में जो कुछ हुआ था वो खान हवेली पर क़यामत बनकर टूटा था। मासूमा अभी खड़ी क्या हो, फ़ोन करो लाला को और पूरी बात पूछो उनसे, आयदा ने चिढ़कर कहा तो मासूमा आहल को कॉल करने लगी। क्या हुआ? आयदा ने मासूमा को दूसरी बार कॉल मिलाते देखा तो सवाल किया। लाला का नंबर बिजी जा रहा है। मासूमा बोलते साथ ही बेड पर बैठ गई। आयदा ने मुंह बनाया। अपना ध्यान बटाने के लिए उसने फ़ोन उठाया और अपने पसंदीदा काम में मशगूल हो गई, यानी नावल पढ़ने लगी। बीबी जी आ जाएं, खाना लग गया है। कुछ देर बाद मुलाजमा ने पैगाम दिया तो मासूमा बाहर जाने के लिए उठी, मगर फिर आयदा की तरफ मुड़ी। रखो फ़ोन और चलकर पहले खाना खाओ। मासूमा ने आयदा को नावल पढ़ने में मगन देखा तो बोली, हाँ बस ये पेज ख़त्म हो जाए आती हूँ। आयदा ने बगैर देखे कहा। आयदा मैं जानती हूँ तुम्हारा पेज ख़त्म करने का मतलब पूरा नावल ख़त्म करना होता है। देर से आओगी तो दादी से बेइज्जत हो जाओगी। अभी चलो। मासूमा ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और उसका हाथ पकड़कर उठाने लगी, साथ ही उसको दादी का खौफ भी दिलाया। उफ, क्या है यार, चल रही हूँ, आयदा चिढ़कर बोली और उसके साथ बाहर चली गई। वो दोनों सर पर दुपट्टा ठीक करती नीचे खाने की टेबल पर चली आईं, जहाँ घर के तकरीबन सारे फर्द मौजूद थे। इन दोनों के आते ही खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद दादी ने सबको अपने कमरे में बुलाया। सबके चेहरे पर सुकून था। आयदा और मासूमा परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सबको दादी ने अपने कमरे में बुलाया है। दोनों आपस में खुसर खुसर करने लगीं। मुलाजमा ने उनको पैगाम दिया कि दादी और बाकी सब दोनों का कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो दोनों बिजली की रफ्तार से दादी के कमरे की तरफ चली गईं। दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिलने पर वो दोनों अंदर दाखिल हुई तो कमरे में सब बड़े मौजूद थे। अगर कोई और लेट आया होता तो ज़रूर दादी की बातें सुनता, मगर वो तो दादी की लाडलियाँ थीं। वो दोनों खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गईं और बारी बारी सबके चेहरों को देखकर मामला समझने की कोशिश करने लगीं, मगर कुछ समझ ना आया। आयदा ने फरहीन बेगम आयदा की अम्मी की तरफ देखकर इशारों में सवाल किया, मगर उन्होंने सरना में हिला दिया। मासूमा बच्चे, आहल से बात हुई है तुम्हारी? दादी ने मासूमा को देखते हुए कहा। मासूमा को समझ नहीं आई कि वो उसको बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। जी दादी, वो कह रहे थे कि रात तक वो हवेली पहुंच जाएंगे और आयदा मुझे साथ लेकर जाएंगे। मासूमा ने दादी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो सर हिलाने लगे। बता चुका है वो हमें। खैर मासूमा, तुम तो अपने लाला के साथ जा रही हो। आयदा किसके साथ जाएगी? दादी ने आयदा के सवालिया नज़रों से देखा। आयदा जो सर झुकाकर बैठी थी उसने अजीब से सवाल पर दादी की तरफ देखा। दादी, आयदा तो मेरे और लाला के साथ जा रही है ना? मेरे लाला आयदा के लाला भी तो है ना? किसी के कुछ भी बोलने से पहले मासूमा ने कहा। आखिर को वो दादी और आहल की लाडली थी, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता था। मासूमा, आहल तुम्हारा सगा लाला है और आयदा के चाचू का बेटा है। सिर्फ मुंह बोला लाला है वो आयदा का। दादी ने मासूमा को ऐसे समझाया जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। मासूमा ने सर हिलाया और अपना सर झुकाकर बैठ गई। आयदा बच्चे, हमने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है, या तो तुम्हें हमारे फ़ैसले का एहतराम करना होगा या फिर आगे नहीं पढ़ोगी। फ़ैसला तुम्हारा है, दादी ने रोबदार आवाज़ में कहा। और फ़ैसला तुम्हारा है तो ऐसे कहा जैसे उसको अच्छे खासे ऑप्शंस दिए हों। आयदा के चेहरे के तासरात पल में बदले। दादी ने फ़ैसला किया था तो कोई आम फ़ैसला तो होगा नहीं। तो कैसा फ़ैसला दादी? आयदा ने अटकते हुए पूछा। मासूमा और आयदा दोनों को तजस्सुस हो रहा था कि आखिर कौन सा फ़ैसला लिया है। कल तुम्हारा निकाह है। दादी ने इन दोनों के सरों पर बम ही तो फोड़ा था।
आयदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। मासूमा का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। मीरा ने कहा, दाजी, मगर किससे? हैरत के मारे आयदा से बोला भी नहीं जा रहा था। जहरान से। तुम्हारी फूफो ने तुम्हारा रिश्ता कब से मांगा है और हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कल तुम्हारा असर के बाद निकाह है जहरान से। शाम में तुम्हारी फूफो भी आ जाएंगी, दाजी ने जवाब दिया। आयदा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा डाल दिया हो। आयदा ने बेख्तियार फरहीन बेगम की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखते हुए इत्मीनान से मुस्कुरा रही थीं। आयदा की आंख से एक आंसू टूटकर बेमोल हुआ था, जो किसी की भी नज़रों में आने से पहले उसने साफ किया था। उसके दिमाग की स्क्रीन पर सिर्फ जहरान घूम रहा था और कानों में ये अल्फाज गूंज रहे थे कि तुम्हारा निकाह है जहरान के साथ। मासूमा ने उसका हाथ पकड़ा तो वो होश में आई और मासूमा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात थे। वो खुश क्यों ना होती, जहरान तो उसका फेवरेट लाला था। पर दाजी, वो लाला है मेरे, मैं कैसे? वो बोल रही थी जब दाजी ने बात काटी। वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। अगर तुम उसको अपना लाला मानती तो वो पहले की बात थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। और कल वैसे भी जुमा है, आज रात का वक्त है, फैसला कर लो, दाजी ने आयदा को बगैर देखे कहा। आयदा ने बेयकीनी से सबकी तरफ देखा, मगर कोई उसको नहीं देख रहा था। उसने अपना हाथ मासूमा के हाथ से निकाला और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। आयदा, तुम्हारे दाजी ने कभी तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुना। इनकार करना हो तो मासूमा को भेज देना, खुद मत आना। कल सुबह 9 बजे तक का वक्त है। मुझे उम्मीद है मासूमा को भेजने की नौबत नहीं आएगी। दाजी की आवाज़ पर वो रुक गई, मगर मुड़ी नहीं। दाजी ने अपनी बात मुकम्मल की तो चंद लम्हे वो इसी तरह उनकी तरफ पुश्त करके खड़ी रही और फिर दरवाज़ा खुलकर बाहर निकली और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। जहरान को तो वो एक आंख नहीं भाती थी, कितना चिढ़ता था वो उससे। वो कैसे भूल सकती थी उसका सर्द बर्फ़ जैसा रवैया। कितनी मुश्किलों से वो उसे बर्दाश्त करता था। वो जब हवेली आता था तो वो कमरे से नहीं निकलती थी, क्योंकि जहरान का हतक आमेज़ रवैया उसकी बर्दाश्त से बाहर था। जहरान के बारे में सोचते हुए वो ज़मीन पर बैठती चली गई। कितनी ही देर वो दरवाजे के साथ बैठकर सिसकती रही। दाजी के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। वो किसी सूरत इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक इनकार दाजी का मान और भरोसा एक लम्हे में तोड़ सकता था। और वो जो कुछ माजी में हुआ था वो तो इस वजह से कभी इनकार नहीं कर सकती थी। दाजी का भरोसा तो उसने कभी ख्वाब में भी तोड़ने का नहीं सोचा था। दाजी के फैसले पर उसने कभी इख्तलाफ नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी दाजी कभी कोई गलत फैसला नहीं करते। उन्होंने ये फैसला भी काफ़ी सोच समझ कर किया होगा, मगर दाजी उसका निकाह इस शख्स से करना चाह रहे थे जो शायद इससे नफ़रत करता था। नफ़रत भी कम, शदीद नफ़रत कहना बेहतर होगा। वो उस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, ये सारी सोचें उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। आज वो फिर से रात के दूसरे पहर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रही थी और अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। एकदम आंखों के पर्दों पर उसका भयानक माजी लहराया तो वो ज़ारों की तार रोने लगी और अपने घर वालों को याद करने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। काश वो माजी में वो फाहिश गलती ना करती तो वो आज यहाँ अकेली ना होती। सारा कसूर ही तो उस काश का होता है। किसी बच्ची के रोने की आवाज़ पर वो होश में आई और अपने आंसू साफ किए और बच्ची की तरफ बढ़ी। बच्ची को उठाकर वो टहलने लगी, मगर बच्ची खामोश ना हुई। शायद बच्ची को भूख लगी थी तो उसने बच्ची को दूध दिया तो वो सो गई। वो भी बच्ची के साथ लेट गई और बच्ची को देखने लगी, जो कि 6 महीने की थी और बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। वही बड़ी बड़ी आंखें और छोटी नाक और सफ़ेद रंगत और भरे भरे गाल। बच्ची को देखते उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे और उसने उसकी पेशानी चूम डाली। यकदम उसके बाप का सोचकर उसकी मुस्कुराहट में ढले लब सिकुड़ गए और उसने कर्ब से आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उसे पता था नींद तो आनी नहीं, क्योंकि उसकी नींदें तो काफ़ी अरसे पहले उससे रूठ गई थी। देर से ही सही, मगर उसकी आंख लग गई थी। ये फरहान विला का मंजर था, जहां हाले सख्त झुंझलाई हुई लाउंज में खड़ी थी और अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि फातिमा बेगम उसकी बात पर कान धरे बगैर चावल साफ कर रही थीं, क्योंकि उन्हें दिन के खाने की तैयारी भी करनी थी। अम्मी प्लीज़ मान जाए ना, नूर ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। नूर, मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, जाओ ये चावल ले जाओ और भगो के आओ, फातिमा बेगम ने चावलों की परात उसकी तरफ करते हुए कहा। वो पैर पटकती हुई किचन में चली गई। अपनी ज़िद के बारे में सोचते हुए उसने चावल भिगोए और वापस लाउंज में आ गई, जहां फातिमा बेगम अब नूरी से सफाई करवा रही थी। अम्मी प्लीज़ ना, आप जानती हैं ना मुझे हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने का कितना शौक़ है। हाले उनके पास जाते हुए जोश से बोली थी। उफ हाले, मैं तुम्हारी इन अजीब अजीब ख्वाहिशात का क्या करूं? फातिमा बेगम ने अपना माथा पीटा। ओहो अम्मी, मेरी ख्वाहिशात का आपने क्या करना है? जो करना है मैंने करना है, आप सिर्फ हाँ करें। हाले उनके बाजू हिलाते बोली, क्योंकि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। फातिमा बेगम ने मुड़कर हाले को देखा।
जिसे खूब बातें बनाना आ गई थी। उनका दिल बस एक ही चीज़ के लिए कर रहा था, वही रिवायती माँ बन जाए, उनका जूता हो और हाले का सर, और उसकी अच्छी सी मरम्मत कर दी जो फजूल की जिद किए जा रही थी। हॉस्टल में रहने के घर के होते हुए भी, क्योंकि मोहतरमा को हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, अजीब बेतुकी सी ख्वाहिशात थी मोहतरमा की। नूर, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मेरा जूता हो और तुम्हारा सर, मुझे काम करने दो। तंग मत करो, जाकर अपना कमरा साफ करो। अजीब कबाड़ खाना बनाया हुआ है कमरे को। फातिमा बेगम ने तंग आकर नूर को अच्छा खासा लिताड़ा तो नूर का सारा जोश झाग की मानित बैठ गया। नूरी, वो देखो, इस कोने में कचरा पड़ा है, मैं किचन में जा रही हूँ, वापस आऊँ तो मुझे वहाँ नजर ना आए। हाले कुछ बोलने ही लगी थी जब फातिमा बेगम ने नूरी को मुखातिब किया और हाले की सुने बगैर किचन में चली गई, क्योंकि उन्हें पता था नूर ने अपना हॉस्टल वाली फजूल बात करनी है, जबकि पीछे नूर अपना सा मुंह लेकर रह गई। बीबी जी, नूरी की आवाज़ पर हाले ने उसकी तरफ देखा। क्या है और कितनी दफ़ा क्या है ये बीबी जी ना बोला करो, नूर या हाले बोला करो। हाले ने चिढ़कर कहा। अच्छा ठीक है बीबी, मेरा मतलब नूर जी, एक बात तो बताएं, नूरी बोल रही थी। जब हाले ने बीबी जी बोलने पर घूरा तो वो गड़बड़ा गई। नूर ने अबरू उचकाकर उसे बोलने का इशारा किया। आप डॉक्टर नहीं बन रही हैं? नूरी के बेतुके सवाल पर हाले ने उसे डबल घुरी से नवाजा। नूरी, अब तुम्हें ये किसने कह दिया? अरहम ने कहा है। अगर उसने कहा है तो उसकी बात पर कान मत धरा करो, वो एवं फजूल बकवास करता रहता है। हाले नूरी की सुने बगैर अपनी ही शुरू कर दी। नहीं नूर जी, अरहम ने कुछ नहीं कहा। अब बार बार हॉस्पिटल जाने की बात कर रही है ना, बीमार तो आप लग नहीं रही। अनपढ़ नूरी अपनी अकल के मुताबिक बोली, जबकि हाले ने गुस्से में उसकी बात काटी। नूरी, तुम ना। हाले को समझ नहीं आई नूरी को क्या बोले। उसने चंद गहरी सांसें ली और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुई। नूरी, मैंने अस्पताल नहीं हॉस्टल कहा है। हॉस्टल में उन लड़कियों की रहाइश होती है जो लड़कियां किसी मजबूरी के तहत अपने घर से दूर होती हैं। हाले ने नूरी को समझाते कहा तो वो सर हिलाने लगी। उसने एक और सवाल करने के लिए मुंह खोला ही था जब हाले बोली, नूरी अब चुप करके अपना काम करो, वरना अम्मी ने आकर हम दोनों की वो इज़्ज़त करनी है ना कि मज़ा आ जाना है, और मैं तो इज़्ज़त करवाने के मूड में नहीं। हाले ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार नूरी शुरू हो जाती है तो चुप करती नहीं। फिर क्या सोचा आपने? फातिमा बेगम कुछ देर बाद किचन से बाहर आई तो हाले ने सवाल किया। कुछ नहीं सोचा मैंने, और अगर दोबारा इस बारे में बात की ना तो अब सच में तुम्हें एक कान के नीचे लगा देनी है। फातिमा बेगम ने गुस्से से हाले को घूरा और जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं पापा से कहूँगी, वो आपको खुद ही मना लेंगे। हाले ने कहा और जाने लगी। मुझे वो बाद में मनाएंगे, पहले खुद तो मान जाए, फातिमा बेगम ने कहा तो हाले जाते जाते रुक गई और उनकी तरफ पलटी। अगर वो भी ना माने तो क्या हुआ, मैं भाईजान से कहूँगी, वो कभी मेरी बात से इनकार नहीं करते, इस बार भी नहीं करेंगे, और आप दोनों को तो खुद ही मना लेंगे। आखिर को उनकी इकलौती बहन हूँ, मुझे इनकार करके मेरी नाराज़गी हरगिज़ मोल नहीं लेंगे। हाले ने इतराकर तफसील से कहा और फातिमा बेगम कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वहाँ से भाग गई। दोनों बाप बेटे ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब इसे हॉस्टल जाने की ज़िद है तो यहाँ वहाँ जाकर क्या करेगी, चाहे मैं मना करूँ या ना करूँ। हाले जहाँ से गई थी, फातिमा बेगम इस जगह को देखते सोच कर रह गई। जी, तो ये थी हाले नूर, जो कि दो भाइयों की इकलौती बहन थी। हाले शरारती, चुलबुली और ज़िद्दी थी, जो हर वक्त फातिमा बेगम की नाक में दम करके रखती थी, मगर घर की रौनक भी इसी से थी। बड़ी बड़ी हैज़ल ब्राउन आँखें, सीधी खड़ी नाक, कमर तक आते काले बाल जिनमें ब्राउन हाइलाइट्स थीं, सफ़ेद रंगत, मुनासिब कद और भरे भरे लाल गाल। 18 साल की हाले नूर किसी की भी दिल पर आसानी से राज कर सकती थी। हाले की फैमिली ज़्यादा बड़ी ना थी। फरहान साहब हाले के वालिद, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और उनकी बेगम फातिमा हाले की वालदा हाउसवाइफ थीं। फरहान साहब और फातिमा बेगम की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा सनान, जो कि 22 साल का था और BS कॉमर्स के आखिरी सेमेस्टर में था। इससे छोटी हाले नूर, जिसका दाखिला कुछ दिन पहले ही कराची यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश में हो चुका था। सनान और हाले दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे। इन दोनों से छोटा अरहम था, जो कि 15 साल का था और 9वीं जमात का तालिबे इल्म था। हाले अपने भाई सनान की लाडली थी, जबकि अरहम के साथ उसकी कम कम ही बनती थी। आयदा, आयदा दरवाज़ा खोलो। दरवाजे की दूसरी तरफ से मासूमा की आवाज़ आई और आयदा सोचों के चुंगल से बाहर निकली। आयदा प्लीज़ यार दरवाज़ा खोलो, मासूमा इल्तिजाई अंदाज में बोली। आयदा ज़मीन से उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम चली गई। उसने अपने आंसू साफ किए और मुंह धोकर वो बाहर आई तो मासूमा को अपने कमरे में पाया, जिसके हाथ में डुप्लीकेट चाबी थी। आयदा ने एक नज़र मासूमा को देखा और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बिखरे बाल बनाने लगी। क्या हुआ है मासूमा? आयदा ने सवाल किया। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रो रही थी ना तुम? मासूमा उसके पास आते हुए बोली। वो उसकी सुर्ख आंखों और सुर्ख नाक से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो कब से रो रही थी।
मासूमा, मेरे आंसू इतने सस्ते नहीं है कि हर छोटी बात पर बहाती रहूं। आयदा हाथ में पकड़ा ब्रश टेबल पर रखकर उसकी तरफ मुड़कर बोली तो मासूमा उसे घूरने लगी। अब ऐसे तो मत देखो, आयदा ने कहा और जाकर बेड पर बैठ गई। हलक में आंसुओं का गोला फंसता हुआ महसूस हुआ था। ये कोई छोटी बात तो बिल्कुल नहीं, और आयदा तुम सबसे हर चीज़ छुपा सकती हो मगर मुझसे कुछ नहीं। मासूमा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और उसके पास आकर बैठते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती, क्योंकि मेरे पेट में कोई बात तब तक नहीं टिकती जब तक मैं तुम्हें बता ना दूँ। आयदा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, तो बता क्यों नहीं रही? मासूमा ने सवाल किया। क्या बताऊँ मैं तुम्हें मासूमा? आयदा अनजान बनी कि तुम रोई हो दादी के फैसले पर। मासूमा ने कहा तो आयदा को दादी की बातें याद आईं और आंखों में खारा पानी जमा होने लगा। तो क्या मुझे उनके फैसले पर खुश होना चाहिए? आयदा ने सवालिया नज़रों से मासूमा को देखा। मैंने ये कब कहा? मगर उनके फैसले में ऐसा भी कुछ नहीं कि तुम रोने ही लग जाओ। मासूमा ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, और वैसे भी किसी न किसी से तो तुम्हारा निकाह होना ही है एक दिन। बस तुमने जहरान लाला को इस नज़र से कभी नहीं देखा और कभी इस बारे में सोचा है, तो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। और मासूमा बोल रही थी जब आयदा ने बात काटी। तुम नहीं समझ सकती मासूमा, मेरे लिए ये बात मैटर नहीं करती कि मैंने जहरान लाला को कभी इस नज़र से देखा है या नहीं। अगर इस बात को लेकर रिश्तों से इनकार होने लगे तो फिर तो शादियां होगी ही नहीं, क्योंकि हम लड़कियां किसी को इस नज़र से नहीं देखती। आयदा ने मासूमा को समझाते हुए कहा। ठीक ही तो कह रही थी वो। हाँ, जो लोग मोहब्बत करते हैं उनकी बात अलग है, आयदा ने कहा तो मासूमा उसे शक की निगाहों से देखने लगी। क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? मासूमा ने डरते डरते सवाल किया। आयदा का क्या मालूम कि एक कान के नीचे लगा दे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ड्रामे कम देखा करो। आयदा ने उसके बाजू पर जोर से थप्पड़ रसीद किया और दांत पीस कर बोली, अये जालिम, कितनी ज़ोर से मारा है, सही मर्दाना हाथ हैं तुम्हारे। और फिर क्या वजह है इनकार की? खुलकर बोलो ना, आखिर हुआ क्या है? गलती क्या है जहरान लाला से निकाह करने में? मासूमा अपना बाजू सहलाते हुए बोली, निकाह का मतलब सिर्फ एक कागज़ पर साइन करना नहीं है। निकाह यानी अपना नाम उसके नाम से जोड़ना है, अपनी पूरी ज़िंदगी एक शख्स के हवाले करना, उसके नाम से हर जगह जाने जाना, मरने के बाद भी उसके नाम से जाने जाना। आयदा भराई हुई आवाज़ में बोली और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। और मैं इस शख्स के साथ 2 लम्हे गुजारने का भी तसव्वुर नहीं कर सकती जो मुझसे इतनी नफ़रत करता है। आयदा हल्की आवाज़ में बोली, मगर मासूमा की तेज़ समात तक उसके अल्फाज जा पहुँचे। क्या कहा तुमने? आयदा तुम पागल हो क्या? मासूमा बिजली की तेज़ी से भागकर उसके पास आई। वो भला तुमसे नफ़रत क्यों करेंगे? मासूमा ने बेयकीनी से पूछा। ये तो वही शख्स जानता है कि वो मुझसे नफ़रत क्यों करता है। आयदा की आंख से आंसू निकलने लगे। आयदा तुम पागल हो गई हो और कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, और मुझे तो कभी ये नहीं लगा कि वो तुमसे नफ़रत करते हैं। आखिर जहरान लाला को क्या पड़ी है कि वो तुमसे नफ़रत करें, या तुमने उनका क्या बिगाड़ा है कि वो ऐसा करेंगे? मासूमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयदा ऐसा क्यों बोल रही है। ऊपर से उसकी अधूरी बातें। मासूमा का दिल कर रहा था कि उसको एक थप्पड़ लगाए, और आयदा फरफर उसे सब बताने लगे कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। मासूमा, मैं जानती हूँ ना कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं। उनका रवैया और लहजा चीख चीख कर इस बात का इकरार करता है कि मैं उनको जहर लगती हूँ। आयदा अब बुरी तरह से रोने लगी थी। आयदा प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ यार, बैठो यहाँ पे। मासूमा ने उसका सोफे पर बिठाया और ख़ुद ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गई। तुमने उनका क्या बिगाड़ा है भला जो वो तुमसे नफ़रत करते हैं? कोई वजह भी तो होती है नफ़रत करने की, मासूमा ने कहा, मगर आयदा खामोशी से आंसू बहाती रही। यकीनन बीच में कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही। मासूमा को खदशा हुआ कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसके बारे में वो नहीं जानती। पता नहीं मासूमा, पर उनकी आंखों में मैंने अपने लिए नफ़रत देखी। जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनका लहजा मुझे कांटे की तरह चुभता है। उसकी सिसकियाँ बिंध गई थी। वो अक्सर ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझ पर तंज कर जाता है जो मुझे तीर की तरह चुभते हैं। मासूमा को आयदा पर तरस आने लगा। वो ना जाने अपने दिल में कितना कुछ दबाए बैठी थी। अच्छा ठीक है, अभी तुम रोना बंद करो, मासूमा ने उसे कहा और उठकर बेड के पास आई। साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और वापस उसके पास आकर उसे पिलाया। आयदा, अभी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम ऐसा करो कि सो जाओ कुछ देर के लिए। जब आयदा के आंसू रुके तो मासूमा ने उसे कहा और उसे बेड तक लाई। उसने आयदा को आराम की गोली दी और तब तक उसके पास बैठी थी जब तक आयदा पर नींद मेहरबान नहीं हुई। हाले अपने कमरे में आई और फ़ोन उठाकर बेड पर बैठ गई। उसने जल्दी से महारविश को कॉल की ताकि उसे सारी बात बता सके। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो माँ, कैसी हो? महारविश की कॉल
اٹینڈ کرتے ہی حالے نے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو نور؟ ماہر نے جواب دے کر اس کا حال پوچھا۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ حالے کے لہجے میں چڑچڑاپن محسوس کر کے ماہ مسکرا دی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی ضد پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی ضد فضول سی تھی، اور جب اس کی بات کوئی نہیں مانتا تو وہ چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے نور؟ مہاروش نے سوال کیا۔ اب کیا بتاؤں تمہیں، صبح سے میں ماما کو ہاسٹل میں ایڈمیشن کے لیے منا رہی ہوں، مگر ماما ہے کہ مان کے ہی نہیں دے رہی، آگے سے مجھے رج کے ذلیل کر رہی ہیں۔ بس تم شام کو میرے گھر آؤ، حالے نے منہ بنا کر کہا اور ساتھ ہی گھر آنے کا حکم دیا۔ مہاروش ذلیل کرنے والی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ تو تم نے سنان بھائی اور انکل سے بات نہیں کی؟ مہاروش نے ہنسی روک کر حالے سے پوچھا۔ پاپا تو آفس گئے ہیں اور بھائی ابھی تک نہیں آئے، دونوں جب شام کو آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، اور تم اب یہاں آنے کی تیاری کرو، حالے نے مہاروش کی جواب دیا اور ساتھ ہی دوبارہ گھر آنے کی تلقین کی۔ اچھا ٹھیک ہے، فون رکھو اب، اور خالہ کو سلام دینا، اور شام کو گھر آنے کی پوری کوشش کروں گی۔ مہاروش نے ٹال مٹول سے کام لیا اور ساتھ ہی فاطمہ بیگم کو سلام دینے کا کہا۔ وعلیکم السلام، وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم کوشش نہیں کرو گی نا ضرور آؤ گی شام کو، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ حالے نے سلام کو جواب دیا اور اس کے گھر آنے پر زور دیا، ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ حالے، مہاروش نے بولنے کی کوشش کی مگر حالے فون کاٹ چکی تھی۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، مہاروش منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اور بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف آئی کہ شام کی تیاری کر سکے۔ آج صبح سے اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں تھا، مگر اب اسے حالے کی طرف جانا تھا۔ وہ حالے کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ وہی تو اس کی بچپن سے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ جب جب مہاروش کو اس کی ضرورت پڑی تھی وہ حاضر تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھیں، وہ دوستوں اور کزنوں کی طرح کم، بہنوں کی طرح زیادہ تھیں۔ ہر جگہ وہ ایک ساتھ پائی جاتی تھیں، کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کے بیچ اعتماد اور دوستی کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ دونوں ایسے تھی جیسے دو قلب ایک جان۔ اہل اور سنان کب سے سی وی پر زہران اور حمزہ کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ دونوں تھے کہ آ کے ہی نہیں دے رہے تھے، اور بیٹھے بیٹھے سنان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر سنان بول ہی پڑا، یار اہل، یہ دونوں کہاں مر گئے ہیں، ہمیں بلا کر؟ سنان نے برا سا منہ بنایا۔ صبر رکھ یار، ابھی آ جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور ویسے بھی جو خبر زہران تمہیں سنانے والا ہے وہ تمہارے 14 طبق روشن کر دے گی۔ اہل نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک منٹ، اس کا مطلب جو بات زہران مجھے بتانے والا ہے وہ تجھے پہلے سے پتا ہے؟ اہل میرے بھائی، چل اب تو ہی بتا دے، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، حالے گھر پر انتظار کر رہی ہے میرا۔ سنان نے تفصیل سے منت کرنے والے انداز میں کہا، ظاہر ہے میں اس کا کزن ہوں، مجھے تو پتہ ہی ہوگا، اور وہ آ گیا ہے، خود اسی سے پوچھ لے۔ اہل نے ہاتھ کھڑے کیے اور سامنے سے آتے زہران اور حمزہ کی طرف اشارہ کیا تو سنان نے ان کی طرف دیکھا۔ فائنلی آپ اپنی تشریف آوری کا ٹوکرا لے کر حاضر ہو ہی گئے، بڑی جلدی آئے ہیں ویسے۔ سنان نے حمزہ اور زہران سے گلے ملتے وقت طنز کے تیر چلائے، جس پر حمزہ ہنس دیا اور زہران تو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ اب تم دونوں جلدی آگے تو بھلا اس میں ہماری کیا غلطی؟ حمزہ کے کہنے کی دیر تھی، اہل نے ایک اس کے کان کے نیچے لگائی۔ 5 بجے زہران نے ہمیں آنے کا کہا تھا اور 6 بجنے والے ہیں، اوپر سے ہم لیٹ آئے ہیں، اہل نے دام پیس کر کہا اور ساتھ ہی ایک تھپڑ مارا۔ ارے بھائی تم دونوں تو چپ کرو، یہاں تجسس کے مارے میری جان نکلی جا رہی ہے، اور تم دونوں کا جلدی آئے ہیں لیٹ آئے ہیں نہیں ختم ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ جوابی کارروائی کرتا، سنان نے دونوں کو چپ کروایا اور زہران کو گھورنے لگا، جس کا پہلے سے منہ بنا ہوا تھا اور وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ابھی کون سی محبوبہ کی یادوں میں کھویا ہے تو؟ سنان نے زہران کے شولڈر پر مکہ مار کر کہا تو وہ اس کی طرف خالی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ محبوبہ تو نہیں، وہ تو ڈائریکٹ منقوہہ بن رہی ہے، زہران نے بڑبڑاہٹ کی جو ان تینوں نے سنی۔ حمزہ اور اہل نے ہنسی دبائی جبکہ سنان کو حیرت کا دھچکا لگا۔ ہیں، کس کو منقوہہ بنانے چلا ہے تو؟ سنان نے سوال کیا تو زہران نے ایک گہرا سانس کھینچا، اب بکواس کر بھی دے، اور کون سی بات تھی جسے بتانے کے لیے اتنا انتظار کروایا؟ سنان نے پھر سے کہا۔ زہران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہونے جا رہی تھی۔ لڑکے کے ساتھ زیادتی؟ واہ واہ، چھوڑو اسے، یہ تجھے نہیں بتائے گا، میں بتا، اہل بول رہا تھا جب سنان نے بات کاٹی۔ چپ کر، تب جب میں بول رہا تھا بتا دے تو کچھ پھوٹ نہیں رہا تھا منہ سے، اب بتائے گا، ایک لگاؤں گا الٹے ہاتھ کی، سنان نے اہل سے کہا اور ساتھ ایک مکہ بھی دکھایا تو اہل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اہل بچے بہت ہو گئی بیٹا آپ کی، اب آپ کو جانا چاہیے، حمزہ اہل کو پکارتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ اہل اسے اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھاتا، حمزہ وہاں سے بھاگ گیا اور اہل بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ زہران اور سنان ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئے جو کبھی کبھی بالکل بچے بن جاتے تھے۔ زہران نے ان دونوں کو دیکھ کر سر نفی میں ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اوہو بھائی، اب تو کسی مراقبے میں چلا گیا ہے، بتا بھی دے
کیا ہوا ہے تجھے جو اتنا سڑا ہوا منہ بنایا ہوا ہے؟ سنان نے زہران کو سوچوں میں گھرا دے اپنی عادت کے مطابق ایک رکھ کر اس کی کمرے میں لگائی، جس پر زہران ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ بتا رہا ہوں موٹے اور اپنے یہ ہتھوڑے جیسے ہاتھ کم چلایا کر۔ زہران نے سنان کو تیزی سے گھورتے نوازا۔ میں اور موٹا؟ سنان تو اپنے لیے موٹا لفظ سن کر ہی صدمے میں چلا گیا اور زہران کو منہ کھولے دیکھنے لگا۔ اچھا اب اسٹار پلس کی بہوؤں کی طرح ایکٹنگ نہ کر اور سن میری۔ سنان کی حرکت دیکھ زہران نے بیزار لہجے میں کہا۔ اپنے لیے بہو لفظ سن کر سنان جل کر رہ گیا تھا۔ اچھا اب منہ بند کر اور میری سن لے۔ زہران نے سنان کو منہ کھولتے دیکھا تو اسے ٹوکا۔ سنان کا شدت سے دل چاہا کہ زہران کو 2-3 سنا دے اور لگا بھی دے، پر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموش ہو گیا۔ وہ نہ زہران بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اب بتا بھی دے زہران، ورنہ میں تیرا منہ توڑنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگانا ہے۔ سنان نے دانت پیس کر کہا۔ کل میرا نکاح ہے، زہران نے جلدی سے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر اس کا عکس لہرا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا بولا؟ دوبارہ بول۔ سنان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی، مگر اگلے ہی پل سمجھنے پر وہ حیرت میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہی کہ کل میرا نکاح ہے، زہران نے اپنے الفاظ دہرائے۔ اللہ توبہ توبہ، نہیں اب بھی نہیں بتانا تھا، ضرورت ہی کیا تھی اب بتانے کی؟ جب تمہارے بچے ہو جاتے تبھی نہ بتاتے۔ ہائے دوست نہ رہا، مطلبی دنیا مطلبی دوست، اور وہ گھنے میسنے انسان، دونوں نے بھی نہیں بتایا۔ شرم تو بالکل بھی نہیں آئی مجھ سے باتیں چھپاتے ہوئے۔ بھاڑ میں جاؤ، اب تم سب ہی نہیں کر رہا میں اب تم سے بات، اپنی شادی پر بھی نہیں بلاؤں گا۔ سنان نے دل کھول کر بھڑاس نکالی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولتا جا رہا ہے۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو زہران نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اپنی عادت سے ہٹ کر ایک لگائی، جسے سنان کے منہ کو بریک لگا۔ بکواس نہ کر زیادہ اور چپ کر کے بیٹھ جا۔ پتہ نہیں کون سے نمونے کو انکل نے اور آنٹی نے پیدا کیا ہے۔ اس کی ساری بکواس سن کر زہران کے منہ میں جو آیا وہ اس نے بول دیا۔ حمزہ اور آہل جو ان کی طرف آ رہے تھے، زہران کی آخری بات سن کر ان دونوں کے فلک شگاف کہکے لگے، جس پر سنان مزید جل کر رہ گیا۔ زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود نہیں پتا تھا کچھ، زہران نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ذرا کوئی چونٹی کاٹے، سنان نے کہا تو حمزہ ابھی جو اس کے پاس ہی آیا تھا اس کے زور سے بازو میں چونٹی کاٹی تو سنان تو چیخ کر ہی رہ گیا تھا۔ حمزہ نے کاٹی بھی تو زور سے تھی بھائی، تو یقین کر لینا اب، حمزہ نے مسکرا کر سنان کو کہا تو وہ اسے گھور کر ہی رہ گیا۔ ویسے میری بھابھی ٹوبی ہے کون اور کتنا گھنا ہے تو کچھ بتایا بھی نہیں، اور پیٹ پیچھے عشق کر بیٹھا۔ سنان نے اب اپنی ہونے والی بھابھی کا پوچھا۔ عشق، وہ بھی اس سے، کہیں وہ ہی نہ جائے، زہران نے جل کر کہا۔ کوئی پیار نہیں ہوا مجھے، امی اور داجی کروا رہے ہیں، زہران نے سنان کو گھورا۔ او تیری، مطلب تیرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مطلب زہران حمدان خان جو کہتا تھا کہ میں اپنے خاندان میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اس نے آخر کار اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ سنان نے مزے لے کر زہران کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ سنان مجھے لگتا ہے تیرا جوتے کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، چپ کر جا ورنہ زہران کا جوتا ہونا ہے اور تیرا سر، آہل نے سنان کے کان میں گھس کر کہا، اور زہران بھی ضبط کی آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ صبح سے ہی اپنے نکاح کی بات سننے کے بعد اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اب تم لوگوں کی باتیں اور سنان کا تجسس ختم ہو گیا ہے تو پلیز مجھے بھوک لگی ہے، چل کر کچھ کھا لو، حمزہ نے کہا۔ ہاں چلو کسی ریسٹورنٹ چلتے ہیں، زہران کی جیب خالی کرنی ہے، سنان نے مسکرا کر زہران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھوکا انسان، زہران نے سنان کو دیکھ کر کہا۔ وہ چاروں اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور سنان کے ڈیسائیڈ کیے گئے ریسٹورنٹ کی طرف چلے گئے۔